आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 5 सितंबर 1888 को एक लड़के का जन्म हुआ। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि यह लड़का बड़ा होकर भारत का भविष्य न केवल एक विद्वान और दार्शनिक के रूप में बनाएगा, बल्कि देश के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक बन जाएगा। एक साधारण पृष्ठभूमि से शुरू होकर भारत का दूसरा राष्ट्रपति बनने तक की इस लड़के की यात्रा समर्पण, ज्ञान और शिक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक प्रेरणादायक कहानी है। हम बात कर रहे हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्हें न सिर्फ देश का दूसरा राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त है, बल्कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और साथ ही कम से कम 16 लिटरेचर नोबेल प्राइजेस के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास स्थित थिरुतानी गांव में शुरू हुआ। उनका जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी एक स्थानीय जमींदार के लिए रेवेन्यू अधिकारी का काम करते थे और उनकी माता सीतम्मा एक गृहिणी थी। राधाकृष्णन के जीवन के प्रारंभिक वर्ष थिरुतानी और तिरुपति के आध्यात्मिक और धार्मिक परिवेश में बीते, जिसका प्रभाव बाद में उनके दार्शनिक विचारों पर काफी गहरा पड़ा। राधाकृष्णन एक बेहद उज्जवल छात्र थे और आर्थिक सीमाओं के बावजूद वे शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट रहे। तिरुपति के सरकारी हाई स्कूल में पढ़ाई करने के बाद 1904 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी इस रुचि को जारी रखा और अंततः फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। एक दिलचस्प बात यह है कि राधाकृष्णन ने फिलॉसफी की पढ़ाई को अपने लिए नहीं चुना, बल्कि फिलॉसफी की पढ़ाई ने राधाकृष्णन को अपने लिए चुन लिया था, क्योंकि राधाकृष्णन के चचेरे भाई ने उन्हें अपनी फिलॉसफी की किताबें दे दी थी और आर्थिक तंगी होने के कारण उनके पास उनके अपने पसंद के विषय के लिए किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने दर्शन शास्त्र में ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। यह एक संयोग से लिया गया निर्णय था, लेकिन यह उनके इंटेलेक्चुअल जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया। राधाकृष्णन के जो प्रारंभिक शैक्षणिक कार्य हैं, वो पश्चिमी आलोचनाओं के खिलाफ हिंदू धर्म का बचाव करने पर केंद्रित हैं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में अपने समय के दौरान उन्होंने वेदांत की नैतिकता और इसकी तत्व मीमांसा शीर्षक से अपनी थीसिस लिखी थी। इस थीसिस में उन्होंने यह साबित किया कि वेदांत के अंदर नैतिकता का स्थान है, और यह थीसिस लिखते हुए वह वेस्ट की सोच की काट कर रहे थे, जिसका कहना था कि वेदांत के अंदर नैतिकता की कोई जगह नहीं है। उनके अध्ययन पर ईसाई आलोचकों द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए गए सवालों का बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। एक युवा विद्वान के रूप में राधाकृष्णन इन आलोचनाओं से जूझते रहे, और यह उनकी जो लड़ाई थी, वह लड़ाई ही उन्हें हिंदू दर्शन के आजीवन बचाव की तरफ ले गई। राधाकृष्णन उन्होंने बाद में याद करते हुए बताया, ईसाई आलोचकों की चुनौतियों ने मुझे हिंदू धर्म का अध्ययन करने और यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि इसमें जीवित क्या है और मृत क्या है। स्वामी विवेकानंद की वक्तृता से प्रेरित होकर उन्होंने पश्चिमी दुनिया के सामने हिंदू विचार प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रोग्रेस काफी तेज थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ानी शुरू की और 1918 तक वे मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए थे। धर्म और फिलॉसफी के क्षेत्र में उनके योगदान काफी क्रांतिकारी रहे हैं। 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज V चेयर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस पर नियुक्त किया गया। उनके शैक्षणिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और 1929 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया। 2 साल बाद उन्हें शिक्षा और फिलॉसफी के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण किंग जॉर्ज V द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने सर की यह उपाधि छोड़ने का निर्णय लिया और इसके बाद उन्होंने अपने शैक्षणिक शीर्षक डॉक्टर राधाकृष्णन के रूप में ही पहचाना जाना ज्यादा पसंद किया। 1936 तक डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वयं को हिंदू फिलॉसफी के प्रमुख विद्वानों में से एक के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया था। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स के रूप में सेवा देने के लिए इनवाइट किया गया,
जहां उन्होंने 1952 तक काम किया। इस अवधि के दौरान डॉक्टर राधाकृष्णन ने हिंदू धर्म और भारतीय फिलोसफी की जो वैश्विक समझ है उसको आकार देने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्य जैसे कि इंडियन फिलोसफी, द फिलोसफी ऑफ द उपनिषद्स और एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, पूर्व और पश्चिम दोनों जगह ही बेहद सराहे गए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में एक इंटेलेक्चुअल ब्रिज बनने की उनकी कैपेबिलिटी। उन्होंने खुद को पश्चिमी दर्शकों के लिए भारतीय विचारों के एक व्याख्याकार के रूप में देखा और उनके इस काम में उन्हें बेहद सफलता भी मिली। उनका दर्शन अद्वैत वेदांत में निहित था, जो हिंदू धर्म का अद्वैतवादी स्कूल है। राधाकृष्णन ने अद्वैत वेदांत को आधुनिक दर्शकों के लिए फिर से डिफाइन किया और उन्होंने यह दिखाया कि हिंदू विचार समकालीन दार्शनिक विचार विमर्श में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके फिलोसॉफिकल लेखन में वेस्ट के जो चारक हैं उनके साथ भी संवाद है, जैसे प्लेटो, कैंट और हेगल। उन्होंने उनके विचारों को ईस्ट की फिलोसफी के साथ में मिलाया और ये जो एक अनूठा दृष्टिकोण था इसने उन्हें वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक ब्रिज के रूप में ख्याति दिलाई। राजनीति में डॉक्टर राधाकृष्णन का प्रवेश उनके जीवन के अंतिम चरण में हुआ, लेकिन तब तक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके काम ने उन्हें पहले ही बहुत सम्मानित बना दिया था। 1946 में उन्हें यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया और 1949 में उन्हें सोवियत संघ में भारत का पहला राजदूत बनाया गया। यह वह समय था जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी और कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। 10 साल बाद 11 मई 1962 को उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। अपनी अनेक भूमिकाओं के बावजूद डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा की दुनिया से गहराई से जुड़े रहे। 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने, उनके छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन्हें जवाब दिया कि मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय यह मेरा गर्व होगा अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से आज तक भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक बेहद अच्छी श्रद्धांजलि है जो यह मानते थे कि शिक्षक देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग होने चाहिए। शिक्षा के प्रति उनका आजीवन समर्पण एक शिक्षक और एक विद्वान के रूप में उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 में राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शैक्षणिक कार्यों में ही व्यतीत किए। 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है। फिलॉसफी, एजुकेशन और पब्लिक सर्विस में उनका कंट्रीब्यूशन उन्हें भारत के इतिहास के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाता है।